हेलो एवरीवन आई होप आप लोग हेलो एवरीवन आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और जो भी आने वाला एग्ज़ाम है उसकी आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो उन स्टूडेंट्स का होने वाला है जो ऑलरेडी सोच चुके हैं कि हाँ फ्यूचर में मैं मास्टर्स करूँगा इकोनॉमिक्स में, और जो अभी थर्ड सेमेस्टर में है, फोर्थ सेमेस्टर में, फिफ्थ में, सिक्स में है, और वो सोच चुके हैं कि हाँ आने वाले टाइम पे मैं मास्टर्स करूँगा इकोनॉमिक्स में। तो उन्हें एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो होता है CUCT PG ना। उसी एग्ज़ाम के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर आपको कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। यहाँ ये फुल फ्लेज पूरा निचोड़ है कि क्या होता है CUCT PG, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, टॉप यूनिवर्सिटी जाने के लिए हमको कितना स्कोर करना पड़ेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, हर एक चीज़ का चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे आपका अंडरग्रेड खत्म होगा आपको एग्जाम देना पड़ेगा। इस एग्जाम का नाम होता है CUCT। इसका ये मतलब है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट। नाउ इसका आने ये क्यों आया, इसका क्या एम था? देखो पहले क्या होता था कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि आप जब अंडरग्रेड करने के बाद आपको जब मास्टर्स करना होगा तो आपको हर एक यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, और उसके बाद जब आपका नाम आ गया आप वहाँ पर कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर मेन डिसएडवांटेज ये था कि आपको हर एक यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा जाके। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता था स्टूडेंट के लिए। सपोज़ कोई एक JNU का अलग से एंट्रेंस हो रहा होगा, DSE का अलग से एंट्रेंस हो रहा होगा, जामिया मिलिया का अलग से एंट्रेंस होगा, अलीगढ़ का अलग से एंट्रेंस होगा, IGDR का अलग एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो और कभी कभी क्या होता है कि एंट्रेंस टेस्ट का जो डेट है वो मैच कर रहा है, तो एक स्टूडेंट को एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा और एक एग्ज़ाम छोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद साथ साथ आपको हर एक कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का फॉर्म का फीस देना पड़ेगा। तो बहुत ही ज़्यादा एक स्टूडेंट के लिए हेक्टिक हो रहा था। इसीलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डिसाइड किया कि ये सबको स्क्रैप कर दिया गया, ये सब हटाओ। जैसे नीट और CUCT PG, सॉरी नीट और जो JEE है उसी के तरह ये आ गया CUCT PG, जिसके वजह से आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा और आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको कौन सा यूनिवर्सिटी मिलता है वो आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको मिल जाएगा, कौन सा यूनिवर्सिटी आपको मिलेगा मास्टर्स करने के लिए। तो इसका क्या हो गया, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम। ठीक है, इसको कौन कंडक्ट करता है? इसको कंडक्ट करता है NTA के द्वारा ये एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। सेम जो नीट NTA कंडक्ट करता है, JEE NTA कंडक्ट करता है, UGC नेट NTA कंडक्ट करता है, CSIR नेट वो भी NTA कंडक्ट करता है। इसलिए जो CUCT PG है वो भी NTA कंडक्ट करता है। नाउ ये मोड क्या है इस एग्जामिनेशन का मोड क्या है, कैसे एग्जाम देंगे? देखो ये एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, आपको कंप्यूटर में जाके एग्जाम देना पड़ेगा, जिसको हम लोग CBT मोड बोलते हैं। आपको कंप्यूटर स्क्रीन में आपके पास क्वेश्चन आएगा, आपको बस सॉल्व करके वहाँ पर आपको जो भी सही मार्क्स सही लगता है वहाँ पर आप एग्ज़ाम दे देंगे। उसके बाद क्या मीडियम क्या है, लैंग्वेज क्या है? देखो कोई भी रीजनल, क्योंकि ये एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, तो कोई भी रीजनल लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा। एक इंग्लिश में आएगा और एक आएगा आपका हिंदी में, वो आप डिसाइड कर सकते हैं, आइदर इंग्लिश और हिंदी। नाउ फ्रीक्वेंसी क्या है इस एग्ज़ाम का, कितना बार आप एग्ज़ाम दे सकते हैं? तो साल में एक बार आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, एक बार खाली साल में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपका अच्छा आया तो वेल एंड गुड, इफ़ नॉट देन यू हैव टू वेट फॉर मोर 1 ईयर मोर। उसके बाद क्वेश्चन का टाइप क्या है, क्या क्वेश्चन का टाइप है? तो टाइप क्वेश्चन का MCQ टाइप का क्वेश्चन आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जिसमें से एक सही होगा बाकी 3 गलत होगा ऑब्वियसली। उसके बाद मार्किंग स्कीम क्या है, स्कीम क्या है मार्क्स का? तो एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। अगर आप सही किए तो आपको 4 मार्क्स मिल गया। अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ तो नेगेटिव मार्क, 1 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग होगा। और अगर आप क्वेश्चन को छोड़ दिए तो उसके लिए आपको अनआंसर के लिए आपको 0 मार्क्स है। तो याद रखिएगा, अगर आपका सही हुआ तो 4 मार्क्स, गलत हुआ तो 1 मार्क्स, और अगर आप क्वेश्चन को छोड़ दिए तो आपके लिए वो 0 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन होगा इकोनॉमिक्स में, होगा टोटल क्वेश्चन 75 क्वेश्चन होगा इकोनॉमिक्स में, 75 × 4, जिसको 300 मार्क्स का आपका होगा। 300 मार्क्स में अगर जो बेस्ट अगर आपका स्कोर हुआ तो आपको टॉप यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करने का मौका मिल जाएगा। नाउ इसका आप जब एग्ज़ाम दे देंगे, सब मोर और लेस जो एग्ज़ाम होगा वो आपका मार्च से अप्रैल के बीच में, मार्च अप्रैल के बीच में आपका एग्ज़ाम हो भी जाएगा और आपका रिजल्ट भी आउट हो जाएगा। ये जो बेस है अभी जो CUCT 2026 हुआ था, ये इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम हुआ था 12 मार्च
2026 हुआ था शिफ्ट 2 में। तो बेस्ड ऑन दैट कि इस बार आपका 2027 में भी वही फॉलो किया जाएगा पैटर्न कि मार्च और अप्रैल के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और बेस्ड ऑन दैट आपका रिजल्ट भी निकल जाएगा इसी एक मंथ या ज़्यादा 1.5 मंथ के बीच में आपका रिजल्ट भी आउट हो जाएगा, आपको एडमिशन भी बेस्ड ऑन द मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2026 में हुआ था आपका 12 मार्च 2026 में हुआ था इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम। नाउ अब जो स्टूडेंट जो आखिरी सेमेस्टर में है और उनका अगला साल वो CUCT PG देने वाले हैं, उनके पास टाइम कितना बचा? अगर मैं अगस्त को छोड़ दूं तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, लगभग मेरे पास 6 महीना है। इस 6 महीना में अब आप डू एंड डाई सिचुएशन, इस 6 महीना में आप बेस्ट स्कोर करके टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट्स लोग के लिए है जिनका एम है कि भाई हमको टॉप यूनिवर्सिटी में जाके मास्टर्स करना है इकोनॉमिक्स, ये वीडियो उसके लिए है। तो ये 6 महीना में आप एकदम डूब जाओ, लग जाओ कि मुझे टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है। आपके पास सिर्फ 6 मंथ बचा हुआ है, हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना है। वो मैं अगले वीडियो में आपको सिलेबस फुल डिस्कशन करने वाला हूँ कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर, कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है और कितने डेप्थ में पूछा जा रहा है। वो मैं इसके बाद जो वीडियो आएगा वो उसके लिए आएगा। अभी मैं सिर्फ एग्जाम पैटर्न एंड ऑल के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ 6 मंथ है, 6 मंथ में आपको बेस्ट अपना इनपुट देना है ताकि आपका आउटपुट बहुत अच्छा हो। क्वेश्चन लेवल देखो, जब मैं ये वीडियो जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था तो जब मैंने 2026 का क्वेश्चन पेपर देखा तो वो पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया था, बहुत ज़्यादा। और इसलिए अभी मैं कुछ मिनट में कट ऑफ भी डिस्कस करने वाला हूँ, इसके वजह से कट ऑफ बहुत इंक्रीज़ हुआ। तो देखो ये डिपेंड करता है, अगर आपका क्वेश्चन पेपर इजी आया तो जाहिर सा बात है कट ऑफ जाएगा अप। अगर क्वेश्चन पेपर मॉडरेट आया तो कट ऑफ मीडियम होगा, और अगर क्वेश्चन पेपर अगर आपका हार्ड आया तो जो कट ऑफ है वो जाहिर सा बात है ड्रॉप होगा। तो ये ऐसा कुछ बड़ा बात नहीं है, अगर इजी आया तो भाई कट ऑफ बढ़ेगा ही, डेफिनेटली सा बात है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हाउ मच टू स्कोर फॉर द टॉप यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, टॉप यूनिवर्सिटी में होगी अगर आपको DSE, JNU, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IGDR जाना है, BHU जाना है, तो आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा, ये हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। देखो अगर हम 2025 के कट ऑफ में देखते हैं, पहला राउंड अगर इकोनॉमिक्स में 2025 का कट ऑफ में 170 था बेस लाइन, मतलब 170 जो स्कोर कर ले रहा है 300 में, अगर जिसका 170 आ रहा है तो उसको कोई ना कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और जिसको ये कट ऑफ गया है, और ये जो कट ऑफ है ये मैं जनरल अपर रैंक का बात कर रहा हूँ, बाकी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है, अगर आपका कैटेगरी है तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होगा, ठीक है। लेकिन अगर जनरल का बेस लाइन का कट ऑफ है तो 170 है, 170 के ऊपर जो स्कोर किया होगा उसे यूनिवर्सिटी में, कोई ना कोई यूनिवर्सिटी में इंडिया में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर टॉप यूनिवर्सिटी का बात कर रहे हैं। तो अगर हम DSE देखते हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का पहला राउंड देख रहे हैं, क्योंकि हमको पहला राउंड हम लोग इसलिए देखेंगे क्योंकि हम लोग का प्रिपरेशन इतना सॉलिड होना चाहिए कि पहले ही राउंड में मेरा आ जाए मेरा नाम और हम एडमिशन ले लें। मैं 2 राउंड, 3rd राउंड, 4th राउंड में इनको नहीं जाना है, जनरली 3 राउंड जाता है टॉप यूनिवर्सिटी का। तो हम लोग का प्रिपरेशन इतना सॉलिड होना चाहिए, इतना मार्क्स हम लेकर आ गए कि भाई फर्स्ट राउंड में ही मेरा आ जाए, मेरा नाम आ जाए, भाई लेके टेंशन दूर, 2nd राउंड 3rd राउंड का हमको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो जितना भी मैं कट ऑफ बताऊंगा 2025 का और 2026 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्योंकि फाइनल कट ऑफ 2026 का नहीं रिलीज़ हुआ, वो सारे फर्स्ट राउंड का है। बेस्ड ऑन दैट आपको परसेप्शन बनाना है कि हम कितना मार्क्स हमको स्कोर करना है, और कितना मार्क्स स्कोर करने वो दिमाग में रहेगा, और कैसे हमको प्रिपेयर करना है ताकि वो मेरा मार्क्स स्कोर हो सके, ठीक है। तो DSE में अगर मैं अपर रैंक पे देखूं तो अपर रैंक में क्या होता है, एक होता है C1, एक होता है C2। नाउ C1 जो होता है, C1 का मतलब जो नॉन DU स्टूडेंट है, जिसका अंडरग्रेड वो नॉन दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ है, और जो C2 है वो हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ का, ये मतलब है जिसका अंडरग्रेड दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ है। तो 2 कट ऑफ निकलता है।
अपर रैंक का कट ऑफ हो गया आपका 189, ये 300 में 189, 2025 का बात कर रहे हैं, ठीक है। उस टाइम हो पेपर हार्ड होगा, इसलिए कट ऑफ थोड़ा ड्रॉप हुआ होगा। अगर आप अगर आप डी स्टूडेंट हैं तो डी स्टूडेंट में आपको था कट ऑफ 160, अगर आप डी स्टूडेंट हैं, ठीक है। ओबीसी में देखते हैं, अगर ओबीसी का कैटेगरी है तो 153 नॉन डी स्टूडेंट एंड 130 फॉर द डी स्टूडेंट। एससी 125 85, एसटी 126 166, ईडब्ल्यूएस 160 134। तो आप ये देख सकते हैं कि नॉन ड्यू का कट ऑफ एज कम्पेयर टू ड्यू का कट ऑफ ज़्यादा होता है। तो ये था 2025 का। सेम गोज टू जेएनयू, ठीक है। जेएनयू में ऐसा नॉन ड्यू वाला टेंशन नहीं है। 192 जनरल का गया था, ओबीसी 165, एससी 143, एसटी 143, पीडब्ल्यूडी 153 एंड ईडब्ल्यूएस 171। 2025 याद रखना, ये 2025 का कट ऑफ है। अगर मैं देखूं फर्स्ट राउंड बीएचयू का क्या हो गया, सेम बीएचयू में भी C1 फॉर बीएचयू स्टूडेंट एंड C2 फॉर नॉन बीएचयू स्टूडेंट। जनरल 132 158, ओबीसी 104 गया था, 125 गया था आपका नॉन बीएचयू के लिए। पीडब्ल्यूडी बीएचयू में तो नहीं था कोई, बीएचयू स्टूडेंट के लिए नहीं था, लेकिन 93 फॉर नॉन बीएचयू स्टूडेंट। एसटी 42 एंड 80, एससी 56 108, ईडब्ल्यूएस 103 और 134 134। तो इसका मतलब ये भी देख सकते हैं कि जो नॉन बीएचयू है उसका कट ऑफ हमेशा बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बीएचयू स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि जो स्टूडेंट 2025 में अगर 200 भी स्कोर कर लिया होगा 300 में, तो भाई वो तो डीएससी आराम से बुक कर लिया होगा, डीएससी या जेएनयू आराम से बुक कर लिया होगा जो 200 स्कोर किया होगा। तो ये था 2025 का। लेकिन 2026 में क्या हुआ, 2026 में पेपर आ गया इजी। तो जहाँ पेपर आ गया इजी, वैसे ही आपका जो कट ऑफ है वो शूट कर गया। देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये एक्सपेक्टेशन है। बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत लोगों से बात किया, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो आईजीडीआर के लिए कट ऑफ गया 250 से लेके 255 फॉर द जनरल स्टूडेंट। कितना, जहाँ 200 पे आपको डीएससी मिल रहा था 2025 में, अब वो 250 चला गया, 255 में आपको मिलेगा। कितना बूस्ट कर गया कट ऑफ, क्योंकि पेपर इजी था। ओबीसी के लिए 235 245 235 245 के रेंज में है। ईडब्ल्यूएस 240 250 के रेंज में होगा, और एससी 220 230 के रेंज में होगा, और एसटी 205 और 215 के रेंज में होगा। डीयू मतलब डीयू डीएससी स्टूडेंट लोग के लिए देखो 240 से 245 फॉर द नॉन ड्यू स्टूडेंट, एंड फॉर द ड्यू स्टूडेंट 235 से 40 जाएगा कट ऑफ। तो कहाँ 2025 में 200 पे कहाँ था, 2025 का कट ऑफ था आपका 189 और 160, और अभी आप देख सकते हो कि ये जो कट ऑफ है 2026 में एक्सपेक्टेड, ये 240 और 245 के बीच में लाई कर रहा है। मतलब पेपर इजी आया होगा, और कंपटीशन भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। आप हर कॉम्पिटिटिव लेवल का आप देख सकते हो कट ऑफ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हो 232 से 238 के बीच में जाएगा, और फॉर द ड्यू स्टूडेंट 225 से लेके 232। तो यहाँ पर मोर और लेस 2026 में अगर आपको डीएससी क्रैक करना है तो आपको एटलीस्ट 260 प्लस आप स्कोर करना पड़ेगा। 300 में 260 आपको मिल जाएगा, आपको डीएससी या फिर जो भी आपका मनपसंद अगर यूनिवर्सिटी चाहिए, तो 260 प्लस जो स्कोर किया होगा जो स्टूडेंट, उसको भाई मनपसंद यूनिवर्सिटी आराम से मिल जाएगा, और इनफैक्ट मिल भी गया होगा। जेएनयू आप देख सकते हो 242 245 गया होगा, ईडब्ल्यूएस 225 240 के बीच में है रेंज, ओबीसी 220 225 के बीच में है, एससी हो गया 210 2020, और एसटी हो गया 200 से 210। तो बेसिकली क्या होता है, पहला कैटेगरी जनरल का टफ जाता है, फिर ईडब्ल्यूएस जाता है, फिर ओबीसी जाता है, फिर एससी जाता है, फिर एसटी जाता है। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, फिर एसटी, ये रहता है कैटेगरी। एंड बेस्ड ऑन दैट आप अपने आप को, आपका जो भी कैटेगरी है आप प्लेस कर सकते हैं। अब आते हैं, देखो बहुत सारे हम लोग इस वीडियो, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि सिर्फ
पढ़ाई कर रहे भाई, हमको कट ऑफ से अच्छा लाना है। लेकिन बहुत लोग भूल जाते हैं कि भाई हर एक यूनिवर्सिटी का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप 250 प्लस ला रहे हो एग्ज़ाम में, ठीक है, और आपका आ गया है डीएससी कॉल आ गया, मतलब आप डीएससी का कट ऑफ मीट कर दिए, लेकिन आप उसके एलिजिबिलिटी को ही मीट नहीं कर रहे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो आपको तो एडमिशन मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए हम लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कह रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में वो भी डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि एक क्लियर माइंड, क्लियर विजन हो कि हाँ ये मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इस यूनिवर्सिटी का इतना स्कोर करना है और ऐसे पढ़ना है, बस यही करना है हम लोग को। तो अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द डीएससी, फॉर द डीएससी। तो ये है, अगर आप कोड देखेंगे, जब भी आप CUCT PG इकोनॉमिक्स का कोड है COQP10, इसे कलर चेंज कर ले, क्या है COQP10, ये कोड है फॉर द MA इकोनॉमिक्स, ठीक है, फॉर द MA इकोनॉमिक्स हम लोग देख रहे डीएससी का। देखिए ये है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 3 ईयर और 4 ईयर बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहला फॉर द C1 क्या था हम लोग का, C1 इज फॉर क्या था, नॉन ड्यू स्टूडेंट। C1 इज द नॉन ड्यू स्टूडेंट। तो जो नॉन ड्यू है उसके पास कम से कम 3 साल या 4 साल का बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, पहला। एंड मैथमेटिक्स इन क्लास 12 और एटलीस्ट 4 क्रेडिट इन मैथमेटिक्स इन बैचलर डिग्री। तो या फिर आपका मैथमेटिक्स क्लास 12 में होना चाहिए, या फिर और एटलीस्ट आपके जो बैचलर डिग्री में जो मैथमेटिक्स का कोर्स है उसका क्रेडिट 4 क्रेडिट होना चाहिए उसका। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है कि मेरे मैथमेटिक्स में, क्योंकि जाहिर सा बात है बैचलर्स डिग्री इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स एक पेपर होगा, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स होगा या फिर एक मैथमेटिक्स पेपर होगा जो मेजर माइनर करके, उसका क्रेडिट आप देख लेना, उसका क्रेडिट 4 क्रेडिट होना चाहिए, या फिर आपके क्लास 12 में मैथमेटिक्स होना चाहिए। ये था फॉर द नॉन ड्यू स्टूडेंट, ठीक है। एंड C2 किसके लिए, ड्यू स्टूडेंट्स के लिए, फॉर द ड्यू स्टूडेंट्स 3 ईयर और 4 ईयर बैचलर डिग्री ऑनर्स डिग्री ऑन बैचलर ऑनर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपका 3 साल या 4 साल का ऑनर्स डिग्री होना चाहिए, और या फिर 4 साल का डिग्री 4 ईयर बैचलर्स डिग्री विथ मेजर और माइनर इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, या फिर 4 साल का आपके पास मेजर या फिर माइनर इकोनॉमिक्स का होना चाहिए बैचलर्स डिग्री। ये था ड्यू स्टूडेंट। एक हो गया ड्यू स्टूडेंट्स का अलग है, और नॉन ड्यू स्टूडेंट्स का हम लोग का अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नॉन ड्यू स्टूडेंट में एक बार और रिपीट कर दे रहे, नॉन ड्यू स्टूडेंट में हम लोग को एंड के साथ बात किया है कि आपके पास ये होना चाहिए और साथ ये भी होना चाहिए, मैथमेटिक्स क्लास 12 ये दोनों साथ में होना चाहिए, तब जाके आपका डीएससी में एडमिशन हो सकता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब जिन लोगों को रिसर्च में जाना है तो उसके लिए भाई JNU से बेस्ट कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। एक बार जाओ, अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो मैं JNU से पढ़ा हूँ, वहाँ का इन्वायरमेंट आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो JNU का बताता हूँ। JNU में दो इकोनॉमिक्स का कोर्स होता है मास्टर्स में। एक हो गया जिसको बोलते हैं CITD ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये हो गया आपका वर्ल्ड स्पेशलाइजेशन इकोनॉमिक्स, और एक होता है जनरल इकोनॉमिक्स। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे अभी हम लोग। अब आते हैं हम लोग पहला, जब जिसका वर्ल्ड स्पेशलाइजेशन है, जो सेंटर होता है सेंटर फॉर CITD जिसको बोलते हैं CITD, ये सेंटर है, ये आपका ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करता है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, और ये फॉर वर्ल्ड स्पेशलाइजेशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी,
इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। बैचलर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स, आपका जो इकोनॉमिक्स है उसमें ऑनर्स होना चाहिए। बहुत लोग कैलकाटा यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स जनरल भी होता है, लेकिन जनरल नहीं, ऑनर्स, जिसका इकोनॉमिक्स में ऑनर्स है, जो ऑनर्स कर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा इस वर्ड पे स्पेसिफिकली डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि ऑनर्स होना चाहिए, नॉट फॉर जनरल स्टूडेंट्स, विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। एग्रीगेट आपका 50% आना चाहिए आपके बैचलर्स में, और एनी अदर बैचलर्स डिग्री विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स एट द लेवल ऑफ 12 स्टैंडर्ड इज कंपल्सरी। तो यहाँ पर दो क्राइटेरिया है। पहला, 50% मार्क्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स आपके अंडरग्रेड में आना चाहिए। नहीं तो अगर आप कोई और डिग्री परस्यू कर रहे हैं तो उसमें 60% मार्क्स आना चाहिए एग्रीगेट, साथ पे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, प्लस मैथमेटिक्स क्लास 12 में होना चाहिए। मैथमेटिक्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये जो है ऑल ओबीसी कैटेगरी, ये बेसिकली ये रिजर्वेशन के ऊपर बात कर रहा है कि उसके 10% का। सो ऑल ओबीसी कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर, जो भी ओबीसी एनसीएल कैटेगरी होगा, कैंडिडेट आर एलिजिबल a 10% reduction in the percentage of marks in the qualifying examination in relation to open category. The SC, ST and the PW category who have passed in the qualifying examination irrespective of their percentage of marks are eligible to appear in the entrance exam. तो ये बेसिकली इसमें आप इसको छोड़ो, ये पहले का था, ये हटाओ, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 50% मार्क्स, नहीं तो 60%। अगर आप एमए कर रहे हैं, एमए फुल एमए इकोनॉमिक्स, जिसमें कोई स्पेशलाइजेशन है, आपको सब पढ़ना है, फुल एमए इकोनॉमिक्स, इसका जो सेंटर है ये CESP, सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग, JNU। तो इसमें आपको वही 50% मार्क्स एग्रीगेट इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट, मैथमेटिकल आपका क्लास 12 में होना चाहिए। इसमें बस एक ही है कि आपका 50% इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आना चाहिए, प्लस मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी आपका क्लास 12 में होना चाहिए, तब जाके आप इस पे एलिजिबल हो एडमिशन लेने के लिए। समझ में आ गया? चलिए गुड। अब आते हैं हम लोग ये है आपका BHU। BHU में हम लोग देखते हैं क्या है, सेम कोड BHU में देखते हैं। अब दो तरह का स्टूडेंट होगा BHU में, यहाँ दो तरह का स्टूडेंट मेंशन किया है। फॉर नाउ फॉर NAP स्टूडेंट, जो भी ग्रेजुएट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अपने आप को रजिस्टर किए थे अपने अंडरग्रेड में, वो स्टूडेंट है, तो उसके लिए क्या है, BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स। भाई बैचलर्स डिग्री होना चाहिए इकोनॉमिक्स में एज अ मेजर सब्जेक्ट, मेजर, विथ अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन टोटल क्रेडिट अर्नड इन इकोनॉमिक्स एट द बैचलर्स प्रोग्राम विथ एन एग्रीगेट ऑफ एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो 50% आपका एग्रीगेट होना चाहिए आपके UG में, अंडरग्रेड में। और या फिर आपके पास अगर बीकॉम आप कर रहे हो, बीकॉम ऑनर्स विथ अ मिनिमम ऑफ 50% ऑफ द टोटल क्रेडिट अर्नड इन कॉमर्स एट द बैचलर प्रोग्राम विथ एन एग्रीगेट ऑफ एटलीस्ट 50% और इक्विवेलेंट CGPA, या फिर आपके पास 50% आप या फिर बीकॉम में आप लेकर आओ, या फिर और 50% आप BA इकोनॉमिक्स में लेकर आओ। ठीक है। और फिर एक और BSc ऑनर्स इन एनी साइंस डिसिप्लिन विथ अ मिनिमम ऑफ 50% of the total credit earned in any subject as a major program with a 50%
इक्विवेलेंट CGPA। तो यहाँ पर क्या है कि जो जो NEP स्टूडेंट है, या फिर आपके 50% आप लेकर आओ जब अगर आपका इकोनॉमिक्स है, या फिर 50% आपका एग्रीगेट होना चाहिए अगर आप बीकॉम कर रहे हो, या फिर 50% एग्रीगेट होना चाहिए और इक्विवेलेंट CGPA अगर आप कोई सा भी साइंस स्ट्रीम से ऑनर्स कर रहे हो। ठीक है, क्लियर। नाउ फॉर द नॉन NEP स्टूडेंट, जो NEP स्टूडेंट नहीं है, उसके लिए भाई BA बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स में होना चाहिए 50% मार्क्स, सिंपल, और बीकॉम 50% मार्क्स, या फिर BSc 50% मार्क्स। तो मोरलेस कोई डिफरेंस ऐसा रहा नहीं कि अगर आप NEP स्टूडेंट हो या फिर नॉन NEP स्टूडेंट हो, 50% मार्क्स आपके पास इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, नहीं तो बीकॉम में, नहीं तो कोई सा भी साइंस डिसिप्लिन में होना चाहिए। ठीक है, बस 2 और यूनिवर्सिटी डिस्कस करेंगे और बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे ना। अब आते हैं हम लोग हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। एक होता है इकोनॉमिक्स करवाता है हैदराबाद, और एक फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स करवाता है। ठीक है, अब बैचलर डिग्री, थोड़ा जूम करते रहे, अब बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, एग्रीगेट में आना चाहिए 50%, और अ बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन द अलाइड सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट है? कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग और एनी सोशल साइंस सब्जेक्ट। तो अगर आप इकोनॉमिक्स के अलावा किसी में आपका अंडरग्रेड आप कर रहे हो, उसमें 60% एग्रीगेट होना चाहिए। अगर आप इकोनॉमिक्स में कर रहे हो तो उसमें 50% होना चाहिए। ठीक है, अगर आप फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स है, हैदराबाद फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स भी करवाता है, उसके लिए सिंपल इकोनॉमिक्स ऑनर्स में 50% आपका होना चाहिए, या फिर 60% मार्क्स कोई सा भी ये सब्जेक्ट कॉमर्स में होना चाहिए, या स्टैटिस्टिक्स से आप कर रहे हो अंडरग्रेड, या मैथमेटिक्स कर रहे हो, या इंजीनियरिंग से, या फिर कोई भी साइंस से, एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए आपका +2 लेवल से। +2 लेवल में आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर द फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स है। दिस इज फॉर फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, दिस इज फॉर फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। ओके, अब आते हैं लास्ट, दिस इज फॉर IGDR। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है IGDR, बहुत अच्छा है। अगर आपको इसमें भी मौका मिल रहा है, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ले लेना। ठीक है, तो इसका हम लोग आते हैं। IGDR का एक है कि आपके पास 10+2 होना चाहिए, आपका मैथमेटिक्स 10+2 से आप कर रहे हो, मैथमेटिक्स होना चाहिए। BA BSc ऑनर्स, ठीक है, मिनिमम 55% फॉर जनरल एंड 50% फॉर द कैटेगरी। ठीक है, जिसमें SC ST OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर एंड PWD, और या फिर बीकॉम होना चाहिए आपके पास, या फिर बैचलर इन स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, या BSc होना चाहिए। किसमें BSc करना है? फिजिक्स में BSc हो, या फिर मैथमेटिक्स में हो, या अगर आप बीटेक फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मिनिमम 60% फॉर द जनरल, या 55% फॉर द ST SC या फिर OBC के लिए। मतलब इसमें कैटेगरी अगर देखेंगे IGDR में 10+2 होना चाहिए, जो साथ में BA BSc इकोनॉमिक्स 60% फॉर 55% फॉर द जनरल कैटेगरी एंड 50% फॉर द कैटेगरी लिस्ट, जनरल फॉर द रिजर्वेशन कैटेगरी, OBC SC ST EWS। या फिर अगर आपके पास बीकॉम हो, या आपके पास BSc फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हो, या BSc मैथमेटिक्स कर रहे हो, या फिर बीटेक है, उसमें भी आपका, लेकिन उसमें भी आप एडमिशन कर सकते हो इकोनॉमिक्स में। बस 60% आना चाहिए एग्रीगेट जनरल के लिए, और 55% इज़ फॉर SC ST OBC PWD। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पूरा समराइज़ करेंगे, अगर हम पूरा समराइज़ करते हैं इस वीडियो को, अगर हम समराइज़ करते हैं, तो आपको एज एक्सपेक्टेड कि CUCT 2026 में जो हाईएस्ट गया था रैंक बेस्ट यूनिवर्सिटी का, वो 250+ है। तो मेरा ये एम होगा कि आप जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, मैं तो यही बोल रहा हूँ सितंबर से लग जाओ, 6 मंथ है, अगला वीडियो आने वाला है आपका सिलेबस के ऊपर। तो उसके लिए आपको 250+ लाना ही पड़ेगा, उसके नीचे कोई बात नहीं हो रहा है। 250 एकदम दिमाग में डाल लो कि हमको 250+ लाना है फॉर टेकिंग एडमिशन इन द बेस्ट यूनिवर्सिटी। क्योंकि अगर आप अच्छा यूनिवर्सिटी में जाओगे,
अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। अच्छा एक्सपोजर मिलेगा तो नॉलेज इन्हांस होगा और फ्यूचर में आप अगर पीएचडी करना है तो पीएचडी भी आप कर सकते हो। लेकिन 250 प्लस लाना पड़ेगा, ये अभी भी दिमाग में रख लो। 6 मंथ आपके पास टाइम है फॉर द COCD 2027। ठीक है, मैं सिलेबस भी अपलोड कर देने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो मेरा वही रहेगा। तो या दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा कि हाँ ये कुछ आपको नॉलेज मिला होगा इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, बाकी जो भी फ्रेंड्स हैं उसके साथ ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो चैनल है इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ बात होता है इकोनॉमिक्स का और उसके अलावा कोई भी फालतू बात नहीं होता है। अगर आपको कोई भी फालतू चीज़ देखना है, ठीक है, तो आप जाके रील एंड ऑल देखना चलेगा। लेकिन अगर आपको इकोनॉमिक्स समझना है, इकोनॉमिक्स में आपका इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक्स आपके खून में है, तो आपको इस चैनल पे आपको बहुत ऐसा चीज़ नॉलेज मिलेगा जो शायद कोई और वीडियो में नहीं मिल सकता। मैं और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैं सोचा हूँ जो मैं इस चैनल पे डालूंगा सिर्फ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स से प्यार है तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।